हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे पीईटी का टेस्ट लगाएंगे। और याद रखिए पीईटी के टेस्ट में जो कि आपका हिंदी और जीके दोनों एक साथ आपकी कराई जाती हैं। ये डेली क्लास आपकी होती है जो कि आपके 5 बजे होती है। प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। डेली का डेली यहाँ पर आपको डेट भी डाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और क्रम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। जल्द ही यहाँ पर आपको फॉर्म भी आने वाला है पीईटी का, तो आप लोग कह सकते हैं तैयारी करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है उसको भी यहाँ पर कह सकते हैं ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया चुनें। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें से कह सकते हैं कि जो क्रिया बिना कर्म के ही पूरी हो रही हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है दिखाना, क्या दिखाता है? तो कुछ तो दिखा रहा होगा। खुजलाना, कुछ तो खुजला रहा होगा। हटाना, कुछ हटा रहा है। यहाँ पर दिया है हंसना, क्या हंसता है? अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे है ना क्या हंसता है, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? नहीं। अगर क्या करने से अगर आंसर निकलता है तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक, और अगर जवाब नहीं निकलता है तो हो जाएगा अकर्मक। तो आपका जवाब नहीं निकला है, क्या हंसता है तो पता नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हंसना कैसी है? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है, देखते हैं। तो कह रहा आपसे संतान, संतान कैसी है? और देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की भी एक पहचान होती है, हमने बताया था कैसा और कैसी से, है ना। किससे? कैसा, और एक होता है आपका कैसी, है ना। इसी से आंसर आपके निकल जाते हैं। जैसे संतान कैसा है, आप नहीं बोलते संतान कैसी है, संतान कैसी है। तो आपका कैसी, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग का है, ये पुल्लिंग का नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुस्सा कैसे है, बचपन कैसा था, हीरा कैसा है ना। तो ऐसे तो बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? ए नंबर। ये संतान जो आपका पुल्लिंग नहीं है, ये आपका स्त्रीलिंग है। क्लियर है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्प में उच्चारण का सही संविच्छेद आपको चुनना है। उच्चारण दिया, उच्चारण, तो आपका जवाब क्या बनेगा? उत्धन चारण। क्या बनेगा? उत्धन चारण, अर्थात जो आपका आधा चा होता है इसका कन्वर्ट अर्थात इसका परिवर्तन हो जाता है आधे ता में। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन बनेगा? उत्धन चारण, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बनेगा बी, उत्धन चारण आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो कि आपका व्यंजन संधि है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द समास किस श्रेणी में आता है? नीलकमल, नीलकमल। तो देखो यहाँ पर नील मतलब कह सकते हैं नीला, नीला दिया है, फिर आपका कमल दिया है। जहाँ पर आपका विशेषण और विशेष हो वहाँ पर समास कौन सा होता है? तो वहाँ पर समास होता है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कौन होता है? कर्मधारय समास होता है। बोलेंगे क्या इसे तोड़ेंगे तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। कुछ हमने यहाँ पर आपको पहचान बताया था, जैसे आपका है जो होता है, क्या होता है जो होता है, के समान होता है, के समान शब्द आपका निकले, या रूपी शब्द निकले, या महाशब्द निकले, ये आपके हमेशा किस में होते हैं? आपकी कर्मधारय समास में होते हैं। क्लियर हुआ। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित लोकोक्ति मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। दिया है गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज़्यादा नहाना, शर्मिंदा होना। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो घड़ों पानी पड़ना मोहरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? चिरायु, चिरायु में उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग होता है किसी भी वाक्य या किसी भी शब्दांश, है ना। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश ही तो होते हैं, शब्दांश तो होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपसर्ग क्या है, तो आपका उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्दांश हो जाएगा। या अगर आपसे पूछता है कि प्रत्यय क्या है, तो वो भी शब्दांश है। क्यों? क्योंकि शब्द के पहले आपका उपसर्ग होता है, शब्द के बाद में आपका प्रत्यय होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो देखो उपसर्ग आपका हो जाएगा कौन सा? शिक्षिका, तो आपका चिर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? चिर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो
तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं पानी के 3 अर्थ आपके निकल रहे हैं, मोती, मानुष, चिन्ह, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब एक शब्द के 3 अर्थ निकलते, मतलब कह सकते हैं अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर आपका होता है श्लेष अलंकार, है ना, श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा। ज्येष्ठ का तद्भव, ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए कि ज्येष्ठ का सही तद्भव क्या हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 8 का ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पर आपका ज्येष्ठ का तद्भव बनेगा आपका जेठ, क्या बनेगा, जेठ बन जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा जेठ, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीत शब्द है। अनिवार्य का विपरीत, तो अनिवार्य दिया है, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, अनिवार्य का क्या हो जाएगा, तो आपका वैकल्पिक। जैसे क्या होती है, कोई सब्जेक्ट आपको होता है वो अनिवार्य होती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप चाहो तो संस्कृत ले लो, कभी चाहो तो आप यहाँ पर दूसरा ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि अनिवार्य का विपरीत क्या बन जाएगा, वैकल्पिक। क्या बनेगा, वैकल्पिक बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। कह रहा आपसे कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्यनिष्ठता, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखने से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आपका राइट सी नंबर है, कर्तव्य निष्ठा, है ना, कर्तव्य निष्ठा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए, फूल, फूल तो भाई भाव तो होगा नहीं, समूह भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो फूल भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जातियों में बटे होते हैं। ये गुलाब के फूल होते हैं, बहुत होते हैं, गेंदा का हो गया, है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगले जैसे आपका फूल हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, मनुष्य हो गया, ये आपके इसी में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है विराम चिन्हों की दृष्टि से। कहाँ पर विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। कह रहा है बस हो गया, रहने दीजिए। तो देखो इतना छोटा सा अनुवाद दिया है और यहाँ पर देखो ये दे दिया गया है, जो कि ये पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पर अगर ये पॉइंट लगा देता, बस हो गया फिर कॉमा रहने दीजिए, तो आपका जवाब सही हो जाता। मतलब कि पहला ही गलती आपको मिल गई है ए नंबर में, ठीक है ना। चलिए, अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर, चलिए जवाब दीजिए। तो देखो, आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। आपने तीतर भी देखा होगा, बटेर भी देखा है। तीतर का ही एक कह सकते हैं छोटा रूप होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं देखने में बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस छोटा होता है, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का है, तो याद रखिए तौलिया जो आपका आता है ये पुर्तगाली भाषा का है। कैसा है, पुर्तगाली भाषा का है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पुर्तगाली भाषा का है। याद रखिए, और भी आपका होता है, जैसे आप लोग नहाने जाते हैं ना, तो तौलिया ले जाते हैं, तौलिया के साथ क्या होगा आपके पास, साबुन होगा। क्या होगा, तौलिया के साथ आप लोग साबुन ले जाते हैं, साबुन ले जाते हैं। साबुन के साथ आप बाल्टी ले जाते हैं, बाल्टी ले जाते हैं। बाल्टी भी आपका कैसा है, ये भी आपका कैसा है आपका, तो पुर्तगाली है। नहाने कहाँ जाते हैं, तो आप कमरा में जाते हैं, है ना, कमरा में जाते हैं, तो ये भी कैसा है, पुर्तगाली है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं तंबाकू, तंबाकू भी कैसा है, तंबाकू भी कैसा है, तो ये भी आपका पुर्तगाली ही है, ठीक है। और नहा धोकर आप कप्तान बन जाते हैं, नहा धोकर क्या बन जाते हैं, कप्तान बन जाते हैं, तो कप्तान भी क्या है, ये भी पुर्तगाली है। तो ये शब्द आपके हमेशा बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं, ठीक है। चलिए, अगला आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है 15 नंबर में। देखते हैं, कह रहे तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और आपका हेतु हेतु मद वर्तमान। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। देखो हेतु हेतु मद वर्तमान में नहीं होता है, ये आपका होता है भूत में और आपके भविष्य में, लेकिन वर्तमान में हेतु नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा,
15 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हेतु हेतु मद वर्तमान। अगला प्रश्न आपका दिया है रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करना है। कह रहा है हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है। क्या है? अभिमान बताओगे या गर्व बताओगे या दर्प बताओगे या घमंड बताओगे? तो यहाँ पर घमंड तो नहीं कह सकते हो, अपने आप को बोलो गर्व है। हमें क्या है? हमें गर्व है कि हम ऋषि मुनि की संतान हैं। ठीक है, तो गर्व शब्द यहाँ पर भर देंगे तो आपका जवाब बन जाएगा क्लियर, बी नंबर। अगला पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। संयुक्त वाक्य पूछा है, देख लेते हैं संयुक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके पास दिखेंगे तो आसानी से जवाब आप लगा सकते हैं। देखो संयुक्त वाक्य की कुछ पहचान होती है, जो कि कह रहा आपसे तुम तो पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि लग रहा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना तुम पढ़ोगे, क्योंकि एक क्रिया तो इधर भी हो रही एक उधर भी हो गई, तो इसका मतलब है कि पहला ही जवाब यहाँ पर सही हो गया, पहला ही जवाब सही हो गया। ठीक है ना। संयुक्त वाक्य देखिए ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक आपके उपवाक्य हों, है ना, और सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे उपवाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ बताइए। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना मतलब क्या होता है? त्रिशंकु होना मतलब क्या होता है? चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना होना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो आपका जवाब हो जाएगा किसी ओर का ना होना। त्रिशंकु होना मतलब होता है किसी ओर का ना होना, किसी ओर का ना होना। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ठीक है, और आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है। देखो नम मतलब होता है आपका क्या, यहाँ पर गीला होता है, भीगा हो गया, आर्द्र हो गया। यहाँ पर देखो लिखा है आर्दा, मतलब द में क्या बड़ा की मात्रा लगेगी? नहीं लगेगी। तो ऑप्शन डी, यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। कह रहा है प्रतीत दिया है। प्रतीत देखो हमने आपको बताया था जहाँ पर रा उड़ जाए, चाहे ये वाला रा लगा हो, चाहे ये रा हो, चाहे कृष्ण भगवान वाला रा हो, ये तीनों आपके तत्सम होते हैं। तो देखो यहाँ पर रा उड़ा है, नीचे आपका लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ लगा है। इसका मतलब है कि आपका ए नंबर प्रतीत ये वाला आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द आपका नहीं है, ये आपका कैसा है? आपका तद्भव शब्द है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कह रहा है उल्लास दिया है, उच्चावास दिया है, निश्वास दिया है, उजास दिया है। उजास दिया है, क्या दिया है? तो भाई उजास, देखो ऑप्शन आपका कौन हो गया? ऑप्शन आपके सामने आपको दिख गया है उजास। ठीक है, उजास कैसा है? ये आपका तद्भव शब्द आपका नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द आपका नहीं है। ठीक है, और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं क्या है? ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर निशाचर। क्या बोलते हैं? निशाचर। ऑप्शन डी निशाचर बन जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। मतलब जिनमें से हट होता है, क्या होता है? हट होता है। जैसे हम बोलते हैं आहट, है ना, अगर हम आप बोल देते हैं आहट, या हम बोल देते हैं यहाँ पर झल्लाहट। क्या बोल देते हैं? झल्लाहट। ठीक है, आपका ऐसे लिखा जाता है झल्लाहट। तो ऐसे शब्द जो आपके होते हैं वो किस रूप में होंगे? आहट कैसी है, ये बोला ना, आहट कैसी है, कैसी आहट आई, तो आप कैसी से जब आंसर निकलता है तो आपका होता है स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है, कह रहा है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? देखो सौदा शब्द जो आपका है एक उर्दू शब्द है, इसका बहुवचन में जो आपका रूप होता है तो रूप क्या बनेगा? सौदा का सौदे नहीं, सौदा सौदा ही होता है। क्या होता है? सौदा हमेशा सौदा ही होता है। मतलब कह सकते हैं कि सौदा का बहुवचन के रूप में परिवर्तन आपका जो होगा तो ही वह बहुवचन होगा। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा? कि उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर। अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लेते हैं शुद्ध वाक्य क्या है आपका। कह रहा है आयुष और ऋचा
रिसा बाजार गई। फिर दिया राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई। बच्चे ने कहा पापा आ गई। बच्चे ने कहा पापा आ गई, ये तो होगा नहीं। आयुष और बाजार ऋचा गई। तो देखो यहाँ पर एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, इसके अकॉर्डिंग ये तो आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो राह चलते दोनों में तकरार हो गई, है ना। अब यहाँ पर ना स्त्रीलिंग पता है ना पुल्लिंग है, इसका मतलब है ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके सामान्य जानकारी अर्थात कह सकते हैं जीके का आपका यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। समझिए कि वो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ए नंबर, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है अर्थात जो संसद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब ए हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई जो सीमा है, उत्तर प्रदेश के साथ लगी सीमा है वो आपकी कौन कौन सी सीमा है, देख लीजिएगा। कह रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश। और फिर यहाँ पर हिमाचल, पंजाब तो है नहीं है ना, पंजाब तो है नहीं है, बंगाल है नहीं, तेलंगाना है नहीं है ना, पंजाब यहाँ पर नहीं है। तो पहला आपका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश। ये नंबर आपका हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये है आपकी वाराणसी। कौन है भाई, तो आपकी वाराणसी जो काशी ये कह सकते हैं बनारस है ना, आदि नामों से इसे जाना भी गया है अपने 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 समय में। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है। तो ये जो आपका है कहाँ पर है भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा 54 का ऑप्शन बनेगा सी। ये आपके है सारनाथ। कहाँ पर है भाई, सारनाथ है जो कि भारत का चिन्ह है, राज्य की प्रतीक भी है। और सारनाथ में मिली जो आपकी अशोक की लाट है वहाँ से आपकी प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, यहाँ पर 55 का जवाब दिए। चलिए बनारस हिंदू BHU बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है, ये आपकी कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर कौन सा होगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चिपकाते रहिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मथुरा। ठीक है, कहाँ पर है भाई, मथुरा है, मथुरा। ठीक है, जो कि आपके दिल्ली और आगरा के मध्य आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग है 19, है ना, तो आपका यही हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है, क्यों। हमने आपको कई बार मैप के माध्यम से भी बताया है कि जो आपका ये भारत होता है और इस भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है इस वाले से, अरब सागर से। ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, तो आपका जवाब हो जाए क्या, दक्षिण पश्चिम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जो आपके सामने आंसर है इसलिए ऐसा होता है। कैसे, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपके पश्चिमी घाट में क्या है, पर्वत आपके हैं ना, छोटे छोटे ऊंचाई वाले हैं, तो यहाँ पर पानी रोक लेती है, इस कारण से बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है द्रव्यमान का लंबाई और समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जो मात्रक है SI मात्रक वो आपकी क्या है। देखो द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो कि SI मात्रक हैं वो क्या हैं। चलिए 58 नंबर में, तो SI आपसे पूछा है, तो आपको पता है द्रव्यमान की किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर पहला ही सही हो गया, पहला ही पॉइंट आपका सही हो गया, ये नंबर आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अगला पूछा गया है, कह रहा है औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है।
औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित होती है? ये संबंधित होती है कौन सी? तो आपकी पैथोलॉजी। ठीक है, कौन सी होती है? पैथोलॉजी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पैथोलॉजी के द्वारा क्या होता है? रोग का पता लगाया जाता है। रोग का पता लगाने के लिए शरीर के ऊतक और द्रव का परीक्षण करना पड़ता है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपको बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। मतलब कौटिल्य का जो एक ग्रंथ था, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका पता जवाब होना चाहिए अर्थशास्त्र। उन्होंने किया था कि इसका अर्थशास्त्र की रचना की, और अर्थशास्त्र की वजह से ही ये आपके कह सकते हैं आपकी काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जैसिंडा आर्डर्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कि ये आपकी जैसिंडा आर्डर्न है क्या। पहला पॉइंट दिया है, वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। तो बिल्कुल बात सही है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। वह अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री थी, ये भी सही है भाई। वह अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, ये भी सही है। कह रहा है वह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासक, ये भी सही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ऐसा दिया होगा आपका। हाँ, ये देखिए दिया गया है ना। तो आपका जवाब यहाँ पर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ? किनके मध्य हुआ था? तो पहला युद्ध कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। डेट भी याद रखना, 21 अप्रैल। ठीक है, कब हुई थी? तो 21 अप्रैल को हुई थी, 21 अप्रैल, और आपकी 1526 है ना, किसके बीच हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच हुई थी। और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था वो आपका अफगानी था, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला, बुरी तरह से पराजित होने वाला आपका इब्राहिम लोदी ही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? 63 नंबर। तो आपने देखा होगा, अगर आप, है ना, कान में अगर आपकी दिक्कत हुई होगी, कान का टेस्टिंग हुआ होगा, तो इस प्रकार की एक कह सकते हैं आकृति की एक बनाई जाती है, और वो मेज में ऐसे मारते हैं फिर कान में लगाते हैं, है ना। कहते हैं कितना सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। तो कुल कुछ इस प्रकार से होती है ना। और यही जो आपकी होती है इसे प्रणोदित कंपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणोदित कंपन कहते हैं। तो ऑप्शन आपको बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसका कारण क्या है? तो आपको पता है कि वायुमंडल में आपकी कौन है? आपकी CO2 गैस। CO2 गैस के कारण ही यहाँ पर आपके ग्रीन हाउस का मुख्य आपको होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की वृद्धि के कारण। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? जो विज्ञापन होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, सजावटी आपकी बत्तियां होती हैं, इनमें जो प्रयुक्त की वाली जो आपकी गैस होती है वो गैस कौन सी होती है? ये गैस होती है नियान गैस। कौन सी होती है? तो आपकी नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन, तो देखो जीवों में भी आपको पता है जीव होते हैं, उनका व्यवहार भी पता किया जाता है। इसे बोलते हैं ईथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ईथोलॉजी। नया प्रश्न जो भी मिले उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट करिएगा। यही नोट्स आपकी कह सकते हैं आगे चलकर आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? मतलब कह सकते हैं हुंडी शब्द आपका है, इसका प्रयोग किया जाता था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इसका काम क्या हुआ करता था? तो कह सकते हैं ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि विनिमय पत्र था। क्या था? विनिमय पत्र था, विनिमय पत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, विनिमय पत्र था। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। किसे किसे जानते थे? तो आपको पता है समुद्रगुप्त। किसे? नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे ना। समुद्रगुप्त हैं जो कि आपके राजवंश का चौथा आपके थे, गुप्त राजवंश के चौथे आपके शासक थे।
और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, है ना। और भारतीय इतिहास में देखा जाए तो सबसे सफल सेना नायक के रूप में यही माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो कि आपके प्रेसिडेंट कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी, याद रखिएगा ऑप्शन बी WC बनर्जी। जैसे हम प्रश्न पढ़ने लगे वैसे आप लोग जवाब बिल्कुल फटाफट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम धीमे से पढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ पर WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और ममल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। तो देखो, एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम में स्थित है आपका सूर्य मंदिर। इनके दोनों के बीच में एक समानता है, और इन दोनों की समानता क्या है। इन दोनों की समानता सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही ठोस चट्टानों से आपके बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ये ही इनकी समानता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा आपसे क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सरफेस मल्चिंग ये एक कह सकते हैं संसाधन संरक्षण तकनीकी है, ठीक है, संसाधन संरक्षण तकनीकी है। जैसे क्या होता है ना कि भूमि के किसी भी क्षेत्रफल बिछाई जाने वाली जो सामग्री होती है, पलवार उसे बोल देते हैं, या कह सकते हैं मल्ब बोल देते हैं, या बोलते हैं मल्च, ठीक है। पलवार बिछाने के कई आपके होते हैं, जैसे भूमि की नमी का संरक्षण करना है, भूमि की उर्वरता या स्वास्थ्य की वृद्धि लाना है, खरपतवारों की वृद्धि को रोकना है, या क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाना है। तो इसलिए आपका होता है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संसाधन संरक्षण तकनीकें, सी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। कौन सी ऐसी मृदा है जिसकी ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आपकी होती है जो आपकी हिमनद मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है, तो आपकी हिमनद मृदा होती है। 72 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। मृदा जो होती है हिमनद मृदा की ढुलाई ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है अपघटक। क्या कहता है, अपघटक। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपकी घास होती है ना, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाते हैं, मेढक को चील खाती है ना। फिर हाँ, मेढक आपको सांप खाता है, सांप को चील खाते हैं, है ना। फिर आपके मनुष्य मतलब जो चील वगैरह हो गए, मतलब ऐसे करते करते लास्ट में जो आपके होते हैं, जैसे शेर खा लिया, शेर के बाद आदमी तो सर्वाहारी होता है, वो सब कुछ खा लेता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद उनको मिट्टी में कन्वर्ट कौन करता है, तो ये अपघटक होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, इसलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है। निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है, यहाँ पर देख लेते हैं। भूरा कार्बन उत्सर्जन आपका है 74 नंबर में। तो भूरा कार्बन जिसे बोलते हैं आपका क्या, ब्राउन कार्बन, है ना, ब्राउन कार्बन बोलते हैं। और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो एक कार्बनिक बायोमास के अपूर्ण दहन के दौरान उत्पन्न होता है, मतलब पूरी तरीके से जल नहीं पाता है। जब पूरी तरीके से जल नहीं पाता है तो इसे बोलते हैं भूरा कार्बन उत्सर्जन। तो ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, डी नंबर। यह दहन के अपूर्ण दहन या ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं। तो एक थे सेंट फ्रांसिस, ठीक है, कौन थे, सेंट फ्रांसिस थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष आपके बेसिलिका ऑफ बोन जीसस, मतलब आपके बेल्हा जो कि गोवा में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, आपके रखे गए हैं, ऑप्शन आपका सी, आपके बेसिलिका ऑफ बोन जीसस अर्थात वेला जो कि आपके गोवा में है। तो आपके सेंट फ्रांसिस जेवियर का कहाँ पर है आपका शरीर, तो आप कह सकते हैं वेला आपकी गोवा में है। तो इस प्रकार से देखो पूरे 50 प्रश्न होते हैं। पहले आपकी हिंदी कवर कराई जाती है 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके होते हैं जिसमें यूपी जीके भी आपकी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ही, नॉर्मल नए क्वेश्चन होंगे। अब सोचो कि हम नया बिल्कुल इजी पढ़ लें तो उससे कोई मतलब भी नहीं होता है ना, कुछ टफ क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए टेस्ट में, नहीं तो क्या मतलब है। इजी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
है ना। अब आपकी जवानी आ गई है और इस जवानी में आपको बड़े से बड़े कारनामे करना है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली भाई 5 बजे आया करिए, मज़ा नहीं आता, आप लोग बाद में जुड़ते हो जब क्लास ख़त्म होने वाली होती है ना। तो आप लोग पहले से आया करिए, थोड़ा सा ज़्यादा आनंद आएगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, नए नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में भाई। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगली क्लास जो आपकी है वो आपकी 6:30 बजे है, जो कि आपकी बीएड की क्लास है, जहाँ पर स्टैटिक जीके कराई जा रही है बेहतरीन तरीके से। और हमारा मानना है कि स्टैटिक जीके का कवर कर लेते हैं तो आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सभी जगह पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, आपकी कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन फोकस आपका ये इस पर कम किया जाता है। इस कारण स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, अभी आपकी क्लब कवर कराई जा रही है, 6:30 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे, जय हिंद।